प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रस्ताव की स्वीकृति। इसका दूसरा नाम है प्रतिहरण, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव की स्वीकृति किसे कहते हैं, ये इसका स्वीकृति कौन दे सकता है, हु मे एक्सेप्ट, और उसके प्रभाव क्या होगा। फिर इसके प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम क्या होंगे, इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है, सिंपल है। सेक्शन की धारा 2 की सब धारा बी के अनुसार वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव के प्रति सहमति प्रकट कर देता है तो ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ माना जाएगा। सिंपल सी बात है, सीधा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल है। एक व्यक्ति ने बी को प्रस्ताव किया कि मैं अपना मकान 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। बी ने इसको स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे प्रस्ताव किया गया और उसकी सहमति दे दी गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सहमति की स्वीकृति दे दी जाएगी, तो वह स्वीकृति मानी जाएगी। अब द पर्सन, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज द मेड signifies assent that to the proposal is said to be accepted। सेक्शन 2 की धारा बी। स्वीकृति कौन दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीकृति कौन दे सकता है, अगर क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है बार बार, स्वीकृति कौन दे सकता है, वो मैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे स्वीकृति कौन दे सकता है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में और साधारण प्रस्ताव की दशा में। तो विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है जिसे प्रस्ताव किया गया है। कौन देगा, वही व्यक्ति देगा जिसे प्रस्ताव किया गया है। इस मामले में बोल्टन बनाम जोन्स का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मामले में एक व्यापारी ने अपना सारा कारोबार अपने मैनेजर बोल्ट को बेच दिया था। किसको बेच दिया था, मैनेजर का नाम क्या था, बोल्ट। जिस दिन कारोबार की बिक्री हुई उसी दिन शाम को जोन्स नाम के एक व्यक्ति ने कारोबार के वास्तविक स्वामी के व्यक्तिगत नाम से एक क्रयदेश भेजा। कारोबार के नए स्वामी बोल्टन स्वयं ने ही सारा माल बेच दिया, किंतु जोन्स के मूल्य का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस पर बोल्ट ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया कि बोल्ट जोन्सन से धन राशि वसूल नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने लिखा, यदि कोई व्यक्ति ए से अनुमान करने के अभिप्राय से प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव के अधीन कोई अधिकार नहीं रख सकता। ठीक है, ये बोल्ट बनाम जोन्स का मामला है जिसमें विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में जिस व्यक्ति को स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी जिसे प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, दूसरा कोई अधिकार नहीं रखता। फिर दूसरा साधारण या सामान्य प्रस्ताव की दशा में। ठीक है, साधारण प्रस्ताव समस्त जनता या विश्व के समक्ष किया गया प्रस्ताव है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति उस जनता में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ऐसी स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके दी जाती है। कोई भी व्यक्ति, एनीबडी दे सकता है। इसका मामला भी है कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये जो मामला कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के बारे में हमने पहले चर्चा कर रखा है, याद करो। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बनाम जुकाम हो जाता है दवाइयों के लिए, तो ये मैंने बताया था आपको। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं, साधारण या सामान्य प्रस्ताव की दशा में कोई भी स्वीकृति जनता में से दे सकता। अब दोनों स्वीकृति देने के बाद में स्वीकृति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद प्रस्ताव वचन बन जाता है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। किंतु जब तक स्वीकृति नहीं दी जाती प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रहता। इम्पोर्टेंट बात है ये। वचन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वचन को
क्या बनना चाहिए? प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार बिना प्रस्ताव के स्वीकृति देने का भी कोई महत्व नहीं है। अकेला प्रस्ताव अथवा अकेली स्वीकृति परवाहहीन, अक्षम अथवा शक्तिहीन, इनएक्टिव, इनरेट और पावरलेस होती है। ठीक है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बनेगी तभी जाके वो ठहराव बनेगा और ठहराव बन के अनुबंध बनेगा, जिसमें दोनों पक्षकारों के बीच में अधिकार प्राप्त होंगे और दायित्व भी उत्पन्न होगा। एक विलियम्स एंसन ने स्वीकृति को इस प्रकार परिष्कृत करते हुए लिखा है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद की गाड़ी के लिए जलती हुई दिया सलाई का। इसका परिणाम कुछ ऐसा होता है जिन्हें पूरे पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। बहुत इम्पोर्टेंट विलियम जेनसन है, जो ये जानकार है, विशेषज्ञ है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जलती हुई दिया सलाई। दिया सलाई का मतलब माचिस होता है। तो उन्होंने कहा जिस तरह एक बार माचिस जल जाती है, उसको जल गई तो वापस उसको उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने आगे लिखा है, यदि बारूद के भीगने के लिए बारूद को भीगने के लिए पड़ा रहने दिया जाए अथवा बारूद की गाड़ी को दिए सलाई लाने से पहले ही हटा लिया जाए तो विस्फोट होने से बच सकता है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, इसी प्रकार प्रस्ताव को जो ही स्वीकृति दी जाती है तो प्रस्ताव ठहराव बन जाता है और उसे पुनः प्रस्ताव नहीं बनाया जा सकता, किंतु स्वीकृति देने के पूर्व ही प्रस्ताव का खंडन करके अनुबंध का जन्म होने से रोका जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दिया सलाई यानी माचिस को आप जलाने से पहले, बारूद को उसके पास में ले जाने से पहले हटा लोगे या गीला हो जाएगा तो वहाँ पे विस्फोट नहीं होगा। लेकिन आपने दिया सलाई, जलती हुई दिया सलाई और बारूद को पास मिला दिया तो विस्फोट होगा। इसी तरह से प्रस्ताव और स्वीकृति के मिल जाने के बाद में क्या बन जाएगा? ठहराव बन जाएगा और ठहराव बनने के बाद में अनुबंध बनेगा। ये उसकी स्वीकृति का प्रभाव होगा। और अब हम आगे देखेंगे स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम, लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले दे रखा है आपके, स्वीकृति पूर्ण अथवा शर्त रहित होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है ये। अब एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड वैध स्वीकृति के लिए संबंध में प्रथम नियम है कि स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होना चाहिए। भारत के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने इस मामले में विचार करते हुए लिखा है कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। सशर्त स्वीकृति विधि की दृष्टि से कोई स्वीकृति नहीं है। यदि संपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाती तो यह स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार यदि स्वीकृति में किसी प्रकार की कोई शर्त जोड़ दी जाए तो भी वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार भारत के उच्च न्यायालय ने स्वीकृति को महत्वपूर्ण मानते हुए एक मामले के निर्णय में लिखा है कि किसी प्रस्ताव के एक भाव की स्वीकृति नहीं दी जाती। यदि प्रस्ताव संयुक्त भाव से किया गया है तो प्रस्ताव ग्रहता संयुक्त भाव से ही स्वीकृति दे सकता है। क्या लिखा उन्होंने? भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति की पूर्णता को महत्वपूर्ण मानते हुए एक मामले में निर्णय में लिखा है कि किसी प्रस्ताव के एक भाग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यदि प्रस्ताव संयुक्त भाव से किया गया है तो प्रस्ताव ग्रहता संयुक्त भाव से ही स्वीकृति दे सकता है। किसी भी संयुक्त प्रस्ताव के किसी एक भाग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और स्वीकर्ता ऐसे भाग की स्वीकृति से प्रस्तावक को बाध्य भी नहीं कर सकता। इस मामले में एक मामला है, जॉर्डन बनाम नॉर्टन का मामला है। इसमें क्या हुआ था वो देखते हैं। इस मामले में नॉर्टन ने जॉर्डन का एक घोड़ा एक निश्चित मूल्य पर इस शर्त पर खरीदने का प्रस्ताव किया कि घोड़ा जोतने पर ठीक तथा शांत स्वभाव का होगा। नेचर कैसा होगा उसका? ठीक तथा शांत स्वभाव का होगा। जॉर्डन ने निश्चित मूल्य पर घोड़ा बेचना स्वीकार कर लिया। ठीक है, दोनों के बीच में प्रस्ताव स्वीकृति हुई, किंतु घोड़ा जोतने पर ठीक और शांत स्वभाव होने के शर्त
के बदले यह आश्वासन दिया कि घोड़ा दोहरे साहस से झूठा होने पर ठीक और शांत स्वभाव का होगा। इस प्रकार जॉर्डन ने शर्त को बदल दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये वैध स्वीकृति नहीं है। यहाँ जॉर्डन ने नॉर्टन के प्रस्ताव की स्वीकृति के स्थान पर प्रति प्रस्ताव कर दिया। ठीक है, इसमें चेंजेज आ गया है स्वीकृति में। तो अगर चेंजेज आ गई कंडीशन में तो यहाँ पे ये प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। प्रस्ताव कैसी होनी चाहिए? पूर्ण तथा शर्त रहित, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात है, ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से दूसरी इसकी विशेषता है प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रस्ताव की शर्तों एक बार देखना, स्वीकृति उसी व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। ए प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। स्वीकृति उसी भी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति से किया गया जाता है और स्वीकृता कोई अन्य व्यक्ति देता है तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इस संबंध में बोल्टन बनाम जोन्स का मामला उल्लेखनीय है, जिसको हम आगे जिक्र करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। इसी प्रकार तीसरी जो इसकी विशेषता है, प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की स्वीकृति भी शामिल है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इंक्लूड्स, यहाँ पे डबल टाइप हो गया, ये प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति शामिल है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस इट इज़ कंडीशन आल्सो। इसमें क्या होता है? प्रस्ताव की शर्तों में प्रस्ताव की शर्तें भी शामिल है। शर्तों को शामिल करने के बाद में क्या हो जाएगा? इसमें प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तें भी शामिल है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है तो ये माना जाता है कि स्वीकर्ता ने प्रस्ताव की सभी जोड़ी हुई शर्तें की स्वीकार कर ली है। फिर नेक्स्ट है, चौथी है, स्वीकृति निर्धारित ढंग से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्वीकृति क्या होनी चाहिए? निश्चित विधि के अनुसार। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति में कोई विधि निश्चित कर दी तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए। यदि स्वीकर्ता किसी अन्य विधि से स्वीकृति देता है तो प्रस्तावक निर्धारित विधि से स्वीकृति देने पर जोर दे सकता है। यदि प्रस्तावक निर्धारित की गई विधि से स्वीकृति देने पर जोर नहीं देता है तो वह अन्य विधि से स्वीकृति से बाध्य होगा। अन्य विधि से दी गई स्वीकृति से बाध्य होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट उसकी विशेषता है, निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित विधि है उचित विधि। इन द अब्सेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की किसी निश्चित विधि का उल्लेख नहीं किया जाता तो स्वीकृति किसी उचित एवं प्रचलित विधि में दी जानी चाहिए। किंतु प्रश्न ये होता है, उचित विधि क्या होगी? क्या परिस्थितियाँ निर्भर करें, किंतु सामान्य परिस्थिति में डाक द्वारा स्वीकृति भेजी जाती है और ऐसा करने से स्वीकृति वैध मानी जाएगी। किंतु यदि प्रस्ताव तार द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति भी तार द्वारा ही दी जाएगी। व्यवहार में ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निर्धारित समय में स्वीकृति, एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी, इम्पोर्टेंट इसका रूल्स है। स्वीकृति निर्धारित समय में ही दी जानी चाहिए। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीकृति के वैध होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि स्वीकृति एक निश्चित समय में दी जानी चाहिए। निर्धारित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति से अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। स्वीकृति निर्धारित समय में होनी चाहिए। अगर निर्धारित समय नहीं है, आप स्वीकृति देने का टाइम 2 दिन है और हम स्वीकृति दे रहे हैं 10 दिन बाद में, तो वो टाइम निकल गया, वो स्वीकृति सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। इन द
absence of prescribed time, acceptance must be within reasonable time। इम्पोर्टेंट बात है कि स्वीकृति का समय नहीं दे रखा है, स्वीकृति देने का समय नहीं दे रखा है, निश्चित समय के अभाव में उचित समय में ही स्वीकृति देनी चाहिए। ये प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, तो स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। उचित समय का यहाँ पे मतलब है जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार है। प्रत्येक किसी स्थिति में उचित समय भिन्न होता है। उचित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति का कोई महत्व नहीं रहता। इस मामले में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दूध के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है, तो दूध का जो टाइम होता है वो 1 है, मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है, और हम स्वीकृति 5 दिन बाद दे रहे हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसी तरह से अंशों के आवंटन के संबंध में 5 या 6 महीने का समय हो सकता है, और समय भी उचित नहीं माना जाता समय। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ जिस परिस्थिति के अनुसार होगी उसी प्रस्ताव होगा, उसी तरह से उसकी स्वीकृति और जो किस चीज़ के लिए अनुबंध किया जा रहा है वो भी देखा जाएगा। इसमें निष्कर्ष रूप से निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति दी जानी चाहिए।